गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट था ब्लड, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट या सेकेंड टाइप जो है उसको कवर करेंगे। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो सेकेंड टाइप होता है दैट इज़ द लिम्फ। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस या पेल येलो, लाइट येलो टाइप का लिक्विड होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है? टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उससे मिल करके, और जब ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, खून का फ्लो होता है, तो कई बार कुछ फ्लूइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करके उससे छन करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल से फिल्टर हुआ हो और टिश्यू फ्लूइड जो होता है, ये दोनों चीज़ों को मिला करके बनता है लिम्फ। ठीक है, अब क्योंकि टिश्यू फ्लूइड से बनता है या छने हुए ब्लड से बनता है, तो फिल्ट्रेशन होने की वजह से जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं रहते, उसमें डब्ल्यूबीसीज भी प्रेजेंट नहीं रहते, ना ही उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ब्लड के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, कोई भी सेल जो है वो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, एक्सेप्ट एक टाइप का जो WBC है जिसको कि हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, सिंगुलर टाइप के जो WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स ही जो हैं वो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब लिम्फ जो होता है उसके अंदर प्रोटीन्स भी बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं। ठीक, अब लिम्फोसाइट्स जो हैं वो लिम्फ के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, सबसे अबंडेंट होते हैं। ठीक है, अब लिम्फ जो है, जैसे ब्लड के कंडक्शन के लिए, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेसल्स का पूरा सिस्टम है, वैसे ही लिम्फ का जो कंडक्शन होता है या लिम्फ का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए भी जो है हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसके अंदर लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ के डक्ट्स होते हैं, उसके अलावा लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? वी आर हैविंग द लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ के नोड्स होते हैं एंड लिम्फ के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब लिम्फ के डक्ट्स यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट होंगे? आर्टरीज और वेन्स के इक्विवेलेंट होते हैं लिम्फ के डक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड के कैपिलरीज के इक्विवेलेंट होती है। जैसे ब्लड की कैपिलरीज बहुत पतली और माइन्यूट होती हैं, सिमिलरली लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसकी भी कैपिलरीज बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती हैं। ठीक है, देन वी आर हैविंग द लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एक बड़ी सी गठान या एक बड़ा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्लावर का बड होता है, ठीक है, उसमें कैसे फ्लावर के सारे पेटल्स जो है वो कंडेंस्ड रहते हैं। ठीक है, इन द सेम वे या लीफ का बड जो होता है देखने में इतना छोटा सा रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लीव्स कंडेंस्ड होते हैं, और फिर जब वो बड ओपन होता है तो उसमें बहुत सारे लीव्स जो हैं उसमें से ओरिजिनेट करते हैं, इमर्ज करते हैं। इन द सेम वे नोड्स जो होते हैं वो भी ऐसे पार्ट होते हैं लिम्फेटिक डक्ट के, जहाँ पर लिम्फेटिक डक्ट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आकर के जॉइन होते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक डक्ट्स जहाँ पर बहुत सारे आकर के जॉइन होंगे तो वहाँ पे एक सर्कुलर सा आउटग्रोथ या सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है। उस सर्कुलर से स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स जो है इसकी लोकेशन क्या क्या होती है? लिम्फ नोड की लोकेशन जो है हमारे बॉडी के हर जॉइंट पे होती है। मतलब कि हमारा जो शोल्डर का जॉइंट है, तो शोल्डर के जॉइंट के नीचे यहाँ पर हमारे आर्म पिट्स, ठीक है, हमारे आर्म पिट्स में जो है आपको लिम्फ नोड्स देखने के लिए मिलेंगे। हमारी एल्बो की जॉइंट, हमारी रिस्ट की जॉइंट, या हमारे हिप्स की जो कमर की जो जॉइंट होती है, या हमारे नीज़ हैं, एंकल्स हैं, तो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी मेजर जॉइंट्स होते हैं, या ये हमारी गर्दन है, यहाँ पे जो जॉइंट होता है यहाँ पे भी जो है लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी मेजर जॉइंट्स है उस हर जगह पर लिम्फ नोड्स जो है प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है। देन फाइनली वी आर हैविंग द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक, एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले में, हमारा वो जो वॉइस बॉक्स होता है, हमारे वॉइस बॉक्स के जस्ट पीछे की तरफ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है और ये लिम्फ ऑर्गन के जैसे भी एक्ट करता है। ठीक है, अब फंक्शन जो है इन सभी का अलग अलग है। डक्ट्स और कैपिलरीज जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद नोड्स क्या करते हैं, और ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेशन होते हैं, वो साइट होते हैं लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या है, ब्लड का ही एक पार्ट है, मतलब ब्लड का ही एक सेल है वो। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जो है या ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो बोन मैरो कहाँ पर होती है, बोन मैरो जो है वो हमारे बॉडी में जितने भी बड़े बोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हैंड का बोन है, हमारे थाई का बोन है। ठीक है, तो हमारे हैंड या हमारे थाई के बोन के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो वो जो बोन मैरो है वो ब्लड बनाने का काम करता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का मैन्युफैक्चर भी हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो में ही होता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, लिम्फ ऑर्गन्स में। यानी कि अगर हम लोग थाइमस का नाम ले तो थाइमस वो जगह है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो है उनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और फिर नोड्स की बारी आई। नोड्स का क्या फंक्शन है, नोड्स वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होकर के रहते हैं। ठीक है, एंड एज पर रिक्वायरमेंट जो है बॉडी उनको यूज़ करती है। ठीक है, तो सपोज़ अगर बॉडी पे किसी पैथोजन का अटैक हो जाए तो सबसे पहले एक्शन में कौन आएंगे, यही लिम्फोसाइट्स आएंगे। ये लिम्फोसाइट्स जो है नोड्स में से रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद में ये लिम्फोसाइट्स उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं जहाँ पर पैथोजन ने एंट्री की है या पैथोजन जहाँ पर प्रेजेंट है, और उस जगह पर जाकर के वो पैथोजन को मारने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द लिम्फ। अब लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिम्फ के अंदर क्योंकि लिम्फोसाइट्स होते हैं तो वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स अभी मैंने एग्जांपल दिया पैथोजन को किल करने का काम करते हैं, तो लिम्फ जो है ओवरऑल हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके अलावा मेजर हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनमें से जो भी वेस्ट मटीरियल निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होने की जगह वो पहले लिम्फ में मिक्स होता है, और लिम्फ जो है वो अल्टीमेटली जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। देयर बाय लिम्फ के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो फिर जाकर के बाद में ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो केमिकल सिक्रीशन हो चाहे हार्मोनल सिक्रीशन हो, तो ये सारे ग्लैंड्स जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं वो सिक्रीशन जो है पहले लिम्फ में मिक्स होगा, और लिम्फ जो है वो बाद में जाके ब्लड में मिक्स होता है। तो बॉडी से निकलने वाला या ऑर्गन से निकलने वाला कोई भी यूज़फुल मटेरियल या कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है, ये सारे मटेरियल्स पहले लिम्फ में डंप होते हैं और लिम्फ बाद में जाकर के ब्लड में मिक्स होता है, और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें फिर ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन हो गया लिम्फ का, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, वेस्ट मटेरियल को कैरी करना, उसके अलावा जो ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशंस है उनको कैरी करना, और इवेंचुअली उसको ब्लड में मिक्स कर देना। ठीक है, सो with this we have completed the topic of fluid connective tissue। एक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द नर्वस टिश्यू। छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, so I hope that fluid connective tissue and the features of lymph, the function of the lymph, that is clear to you। ठीक है, so we will start with the next type of animal tissue, that is the nervous tissue। ठीक है,
नर्वस टिश्यू जो है हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू है, क्योंकि ये टिश्यू जो है इसके बिना हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। सबसे पहले मैं आप लोगों को नर्वस टिश्यू का जो डायग्राम है वो बना के शो करती हूँ। सबसे ईजीएस्ट वे होता है ये नर्वस टिश्यू का डायग्राम बनाने का। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक द डायग्राम ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू क्या है, बहुत सारे नर्व सेल्स का कलेक्शन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नर्वस टिश्यू क्या है, बहुत सारे नर्व सेल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो दिस डायग्राम विच वी कैन सी ओवर हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, ये नर्व सेल का डायग्राम है, नर्वस टिश्यू का डायग्राम नहीं है, क्योंकि नर्व सेल्स जो होते हैं वो लंबे लंबे कनेक्शंस या लंबे लंबे पाथवे बनाते हैं। जैसे ये जो माइक की ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड क्या है, ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, कॉर्ड जो है लंबी है। इन द सेम वे बहुत सारे नर्व सेल्स जो हैं एक दूसरे से एंड टू एंड, बैक टू बैक, एक चेन के फॉर्म में, एक कॉर्ड के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होकर के ये नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा नर्व सेल का डायग्राम बनाते हैं, हम कभी भी नर्वस टिश्यू का डायग्राम नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक नर्व सेल का डायग्राम बनाने से वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल नर्वस टिश्यू as such. Okay, so we are drawing the diagram of the nerve cell only. ठीक, अब नर्व सेल का डायग्राम जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये जो टॉप मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है पॉलीगोनल है। ठीक है, ब्रांच्ड है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है नर्व सेल का, दिस पार्ट इज नोन एज द साइटोन। ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस पार्ट को हम लोग साइटोन बोल रहे हैं। कई बार इसको बोलचाल में हेड भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइटोन से जो है एक लंबा सा कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो इमर्ज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये जो लॉन्ग कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने में मिल रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्सॉन। ठीक है, जो साइटोन से निकलने वाला एक ब्रांच है वो एक लंबा
एक्सटेंशन बना रहा है, एक्सटेंड हो रहा है और इसके ऊपर कुछ कवरिंग्स भी हमको देखने के लिए मिल रही हैं। ये पार्ट जो होता है नर्व सेल का, दैट इज़ नोन एज द एक्सॉन। और ये जो टर्मिनल पार्ट है नर्व सेल का, जहाँ पे हमको कुछ ब्रांचिंग अगेन दिख रही है, यहाँ की ब्रांचिंग जैसी नहीं है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये और ये दोनों ब्रांचिंग जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ये वाला जो पार्ट है नर्व सेल का, दिस पार्ट वी आर कॉलिंग इट एज द नर्व एंडिंग। ओके, दिस पार्ट वी आर कॉलिंग इट एज द नर्व एंडिंग। तो जो भी नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। जो सबसे अपर पार्ट है दैट इज द साइटोन, द मिडिल पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन एंड द टर्मिनल पार्ट इज नोन एज द नर्व एंडिंग। अब इसके अंदर भी और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे दिस ओवर हियर इज द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद इसके अंदर सेल है तो साइटोप्लाज्म भी रहेगा, वी आर हैविंग द साइटोप्लाज्म एज वेल। उसके बाद हमको छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं, दीज आर सम टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इनका नाम है निसेल्स ग्रैन्यूल्स। अब निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगी, ठीक। अब उसके अलावा ये हमको ब्रांचेस दिख रहे हैं। दीज ब्रांचेस ऑफ द नर्व सेल आर नोन एज द डेंड्राइट्स, ठीक है। दीज ब्रांचेस आर नोन एज द डेंड्राइट्स। फाइनली दिस इज द दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोन, ठीक है। क्या क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, निसेल्स ग्रैन्यूल्स है और डेंड्राइट्स है, ठीक है। अब ये जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, एक्सॉन कहा, ठीक है। इसको हम लोग बॉडी भी बोल सकते हैं, सेल की बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन के अंदर क्या क्या रहता है, ये जो सेंट्रल पार्ट है जो कि साइटोन से एक्सटेंड हो रहा है, दिस सेंट्रल पार्ट इज एक्चुअली नोन एज द एक्सॉन, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट जो है लंबा रॉड के शेप का जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज द एक्सॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक एक्स्ट्रा कवरिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग है, दिस कवरिंग इज नोन एज द माइलिन शीथ, ओके। दिस कवरिंग इज नोन एज द माइलिन शीथ, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी माइलिन शीथ है और यहाँ पर भी माइलिन शीथ है, लेकिन दोनों के बीच में आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो माइलिन शीथ होती है ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइप के सेल से बनती है जिसको हम कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टाइप के सेल्स से बनती है, दीज सेल्स आर नोन एज द श्वान सेल्स। तो ये जो माइलिन शीथ होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती है, उसमें कई बार बीच बीच में गैप्स आ जाते हैं। तो ये जो गैप्स प्रेजेंट है माइलिन शीथ में, दीज गैप्स आर नोन एज द नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। दीज गैप्स आर नोन एज द नोड ऑफ रैनवियर, रणवीर नहीं है वो, दैट इज नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। अब दिस वाज द पार्ट ऑफ एक्सॉन और द बॉडी, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग नर्व एंडिंग्स वाले पार्ट में, जो टर्मिनल पार्ट है जिसको कि हम लोग नर्व एंडिंग बोल रहे हैं, उस पार्ट में आते हैं। अब ये नर्व एंडिंग कौन सा पार्ट है, ये जो ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस जो है इनके एंड पे जो है शार्प एंड्स नहीं होते, नॉब्ड एंड्स होते हैं, ठीक है। नॉब के जैसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एंड्स में हमको देखने के लिए मिलता है। दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आर द नर्व एंडिंग्स, दीज knob like structures are the nerve endings, okay, so these are the different parts of the nerve cell, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि नर्व सेल जो है, मैंने क्या बोला, नर्वस टिश्यू जो है उसमें नर्व सेल्स जो है एक लंबी चेन बनाते हैं, है ना, और उससे फाइनली जो है नर्वस टिश्यू बनता है। तो ये चेन बनती कैसे है, ठीक है। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज क्लियर टू यू,
ठीक है। अब मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि जो नर्व सेल्स की चेन है वो कैसे बनती है। ठीक है, ठीक है। अब कैसे बनता है यहाँ पर दो नर्व सेल्स के बीच में कनेक्शन कैसे बनता है। सपोज ये जो है ये है सेल नंबर 1, ठीक है। अब सेल नंबर 1 का मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक्सॉन का पार्ट बनाया है, ठीक है। तो लाइक दिस मैंने सिर्फ एक्सॉन और नर्व एंडिंग का पार्ट लिया है। तो ये कौन सा है, ये है सेल नंबर 1, ठीक है। अब सेल नंबर 2 जो है वो कैसे कनेक्टेड होगा, ये सेल नंबर 1 का नर्व एंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो सेल नंबर 2 के जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, वो जो है सेल नंबर 1 से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। like this। ठीक है। तो ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है, ठीक है। सेल नंबर 1 के जो नर्व एंडिंग्स है वो सेल नंबर 2 के डेंड्राइट से इस तरीके से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने एसोसिएशन की बात कही, मैंने कनेक्शन की बात नहीं कही, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो क्लियरली कि मैंने नर्व एंडिंग्स और डेंड्राइट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखा है, ठीक है। तो नर्व सेल्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कभी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते। क्लोज प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये दो नर्व सेल्स होंगे, दोनों एक दूसरे से पास में तो हैं लेकिन एक दूसरे से कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं है। तो ये कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं रहते, दोनों आसपास में रहते हैं, दोनों के बीच में छोटा सा गैप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म जो है मैं इंट्रोड्यूस करूँगी कि दो नर्व सेल्स के बीच में, दो नर्व सेल्स के बीच में एक गैप होता है, इस गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। दो नर्व सेल्स हैं, दोनों के बीच में एक गैप होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इस गैप को साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। अब नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, नर्व सेल का फंक्शन होता है जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको कंडक्ट करना, जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको कंडक्ट करना। अब नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है या इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है जो हमको हमारे सेंस
सेंस ऑर्गन से मिलता है या हमको हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मिलता है, ठीक है। जैसे कि आइज़ हैं, तो आइज़ से हमको साइट का या विजन का जो सेंस है वो हमको मिलता है, या हमारे ईयर्स हैं तो उससे हमको साउंड का सेंस मिलता है, टंग से टेस्ट का, नोज से स्मेल का। तो ये सारे जो हमको सेंसेस मिलते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सेंसेस जो हैं ये सबसे पहले इनको पिकअप करने का काम कौन करता है? इनको पिकअप करने का काम करते हैं यही नर्व सेल्स, ठीक है। ये नर्व सेल्स जो हैं पहले ये सारे मैसेजेस को कहाँ लेके जाते हैं? हमारे ब्रेन में लेके जाते हैं। ब्रेन में इन सारे इलेक्ट्रिकल मैसेजेस की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में कहीं जा कर के क्या होता है कि वो सारे मैसेजेस जो है हम रजिस्टर कर पाते हैं। मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ तो वो जो इम्पल्स है या वो जो मैसेज है पहले मेरे ब्रेन में जाएगा, और तब कहीं जाके मेरे ब्रेन को समझ में आएगा कि मैंने ट्री देखा है या फ्लावर देखा है, या इस चीज़ का कलर क्या है, या उस चीज़ का शेप क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे ब्रेन तक नहीं जाएंगी तब तक हमको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। और ब्रेन में भी बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को समझने में, प्रोसेस करने में, या इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने में हमको हेल्प करते हैं। लाइक अगर हम लोग कहीं उतर रहे हैं गड्ढे में, या सीढ़ी से उतर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या कहीं चढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमको एक हाइट का एक कैलकुलेशन होता है। तो हमारी वो जो ब्रेन में कैलकुलेशन होती है वो भी नर्वस टिश्यू के हेल्प से होती है। या अगर हम कोई चीज़ का स्मेल करते हैं तो स्मेल से ही हमको समझ में आ जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर डिश बन रही है, कि ये चाय बन रही है, या ये छोले भटूरे बन रहे हैं, या पाव भाजी बन रही है। तो इन सारी चीज़ों के स्मेल डिफरेंट होते हैं, तो स्मेल से ही हमको समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ बन रही है, क्या खाना बन रहा है। तो उस चीज़ का जो प्रोसेसिंग है या उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन जो हमारे ब्रेन में होता है वो भी किसके हेल्प से होता है? नर्वस टिश्यू के हेल्प से ही होता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सारे मिलकर के साथ में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है, मुझे अपने हाथ कैसे हिलाने हैं, या मुझे कब लिखना है, कितना लिखना है और क्या लिखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की जो प्रोसेसिंग है वो हमारे ब्रेन में होती है, जिसको कि करने में कौन हेल्प करता है? नर्वस टिश्यू ही हेल्प करता है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग या पढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को सोचने में, समझने में, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने में, इन सारी चीज़ों में बहुत सारे मसल्स का या बहुत सारे ऑर्गन्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सारे ऑर्गन्स को साथ में मिल करके काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन कहाँ से आता है? ये आता है नर्वस टिश्यू के हेल्प से ही, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि हमारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के हेल्प से सेंस ऑर्गन से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, या हमारी बॉडी से मिलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करके हमारे ब्रेन तक प्रोसेसिंग के लिए लेके जाने का काम कौन करता है? नर्व टिश्यू ही करता है। और हमारे ब्रेन से आने वाले जो मैसेजेस हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ या अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ, तो मुझे कितना बोलना है, कैसे बोलना है, या कैसे हाथ हिलाना है, इसके लिए मेरी बॉडी को ऑर्डर जो है वो ब्रेन दे रहा है, ठीक है। तो वो ब्रेन से मेरी बॉडी तक या मेरे हैंड्स तक ऑर्डर कैसे आ रहा है? नर्वस टिश्यू के हेल्प से। तो ओवरऑल अगर हम लोग बोलें तो नर्वस टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करता है, ठीक है। उस काम को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने में हमारी बॉडी को नर्वस टिश्यू ही जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। और फाइनली एक जो नया टर्म है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगी, दैट इज़ स्टिम्युलाई, ठीक है। तो हमारे स्टिम्युलाई क्या होता है? स्टिम्युलाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन प्रोड्यूस हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अगर अचानक से हवा चल रही है तो हम लोग का आंखें बंद करना हवा से बचने के लिए, दैट इज़ अ स्टिम्युलाई,
ठीक है। तो हवा का चलना हमारे लिए एक स्टिमुलाई हो जाएगा, ठीक है, और हमारा आंखें बंद करना उस स्टिमुलाई के लिए रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अचानक से अगर हम लोग कोई ज़ोर से आवाज़ सुनते हैं तो ऑब्वियस है हमारी पलकें झपक जाती हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ का आना दैट इज़ द स्टिमुलाई, और उस स्टिमुलाई की वजह से हमारा पलकें झपकाना दैट इज़ द रिएक्शन टू द स्टिमुलाई, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू, द फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल एज वेल. So with this topic we have completed the chapter of tissues. Okay, in the next video we will be starting with the new chapter, and if you are still having any doubt regarding this chapter you can ask me. Also with the video I will be sending you some assignment which you have to complete and you have to submit it within 3 days. Okay, thank you.